नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज बात रुपए की, और हमारे टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हर कोई कह रहा है कि रुपया रुक रुक रुक, लेकिन रुपया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रुपया ऑल टाइम लो पर है, इसमें गिरावट लगातार जारी है। क्या ग्लोबल मंदी की सुगबुगाहट रुपए के कमजोर होने की बड़ी वजह है? डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के साथ यूएस में ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर में मजबूती है। रुपए में कमजोरी क्या सिर्फ इसी वजह से आई है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे गिरते रुपए से देश की इकोनॉमी पर क्या और कितना असर पड़ेगा, कैसे लगेगी रुपए की गिरावट पर लगाम। इस पर करेंगे खास चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं शो पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। रुपए की गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 79 रुपए 12 पैसे के अपने ऑल टाइम लो की लेवल को छू चुकी है। आसान भाषा में समझें तो रुपया गिरने का मतलब है महंगा आयात। रुपए की कमजोर होने से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। पहले समझते हैं कि आखिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। ग्लोबल मंदी की आहट इसकी एक बड़ी वजह है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध और फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाए जाने के बाद अमेरिका में तेजी से ग्लोबल करेंसी पहुंचनी शुरू हुई है। इसके चलते रुपए के साथ साथ दुनिया भर की करेंसी कमजोर हो रही है। साथ ही जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ग्लोबल बिजनेस पर पड़ने वाले असर और क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी भी रुपए की कमजोरी की एक वजह है। वहीं विदेशी निवेशक भारतीय पूंजी बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। इससे शेयर बाजार गिर रहा है और ये भी रुपए को कमजोर कर रहा है। कमजोर रुपए से पड़ने वाले असर की बात करें तो इससे इंपोर्ट महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। रुपए के कमजोर होने का सबसे बड़ा असर महंगाई पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का 80% से अधिक आयात करता है। जाहिर है, जब महंगे में तेल कंपनियां तेल खरीदेंगी तो पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। तेल के दाम बढ़ने से ढुलाई महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ेंगे। ईंधन के अलावा भारत खाने के तेल की जरूरतों का 60% से अधिक आयात करता है, यानी इसके लिए भी देश के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। खाने का तेल महंगा होगा और महंगाई बढ़ाने का कारण बनेगा। भारतीयों को गोल्ड से बहुत लगाव है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपनी जरूरतों का करीब 98% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में कमजोर रुपए के चलते सोने के आयात पर भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। वहीं मेडिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का भी भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है, जो अब महंगे होते जा रहे हैं। कमजोर रुपए के चलते विदेश में पढ़ाई महंगी होने के अलावा विदेश में इलाज कराना और सैर सपाटा करना भी महंगा हो जाता है। रुपया कमजोर होने से आयात भले ही महंगा हो जाता है, लेकिन आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए रुपए की गिरावट फायदे का सौदा होता है। लेकिन भारत निर्यात की बजाय आयात ज्यादा करता है, इसलिए रुपए का कमजोर होना हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक साबित होता है। कमजोर रुपए से विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ता है। ग्लोबल मार्केट में सभी प्रकार के लेन देन अमेरिकी डॉलर में किए जाते हैं। ऐसे में आयात में कोई रुकावट न आए, इसके लिए फॉरेक्स रिजर्व का होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस पर चर्चा करते हैं। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सिराज हुसैन सर, जो कि पूर्व कृषि सचिव हैं। सिराज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जो कि चेयरमैन हैं एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका। और हमारे साथ हैं संतोष मेहरोत्रा सर, जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। संतोष सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो पर। बग्गा सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अब जब भी हम सर इस तरह की हेडलाइंस पढ़ते हैं या खबरें पढ़ते हैं, मैं एक आम आदमी के लिहाज से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो रुपए में गिरावट को देखा जाता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी रहा है हमारे देश में कि रुपया गिर रहा है तो देश गर्त में जा रहा है, रुपया गिर रहा है तो एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर है, रुपया गिर रहा है तो पैरालिसिस है, पॉलिसी पैरालिसिस है। बहुत सारे पॉलिटिकल नैरेटिव इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के नाते मैं आपसे पूछूंगा, आज जब हम ऑल टाइम लो पर देख रहे हैं रुपए को, रुपए में गिरने का एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है अजय सर? जी दीपक जी, जैसे आपके सेगमेंट में दिखाया गया कि रुपया जब गिरता है तो आप जो जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको महंगी पड़ रही हैं, और 85% हमारा तेल जो है हम उसको इंपोर्ट करते हैं।
तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आने का डर रहता है। जो एक्सपोर्ट करने वाले सेक्टर्स हैं उनको फायदा होता है रुपया नीचे जाने का, और जो इंपोर्ट करने वाले सेक्टर्स हैं उनके लिए चीजें महंगी हो जाती हैं। और देश के लिए सबसे अहम बात यही है कि तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगा हो जाता है, और उससे एक इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आने का डर रहता है। और यही सेंट्रल बैंक्स की यही विडंबना है अभी कि बैलेंस कैसे किया जाए कि एक तरफ आपको करेंसी को ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं करना है, दूसरी तरफ ग्रोथ बढ़ाए रखनी है। और अगर करेंसी को प्रोटेक्ट करेंगे तो रेट बढ़ाने पड़ते हैं, उससे ग्रोथ पे असर आ जाता है, या फिर एफएक्स रिजर्व्स यूज करके करेंसी को प्रोटेक्ट करें तो बहुत मूल्यवान जो एफएक्स रिजर्व्स हैं वो कम हो जाते हैं। यही विडंबना अभी इमर्जिंग मार्केट्स के सेंट्रल बैंक्स के आगे है। पर देखें तो जापान की करेंसी 25% गिरी है पिछले 14 महीने में, और हमारी करेंसी 6% गिरी है इस साल पहले 6 महीने में। तो भारत ने आउट परफॉर्म किया है काफी करेंसीज को, और जापान जैसे विकसित देश की करेंसी को भी। सिराज सर, एक आम आदमी का सवाल इससे भी होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको आम आदमी के लिहाज से मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अर्थशास्त्र को समझना हर किसी आम जनमानस की दिलचस्पी का हिस्सा नहीं होता। वो वही चीज़ें सुनता पढ़ता और उसके बाद गढ़ता है जब वो व्हाट्सएप पर, टीवी पर और अखबारों में बयानों के आधार पर उसको समझ में आती हैं। और इसीलिए मैंने इस पॉलिटिकल नैरेटिव की बात करी। एक सवाल जो एक आम इंसान आज की डेट में पूछता है कि 2014 के आसपास एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस समय एक तंज कहा गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार पर, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा गिरता है। तो कहा यह जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके नेतृत्व में जब सरकार आएगी तो कम से कम रुपए गिरने की स्थिति में उनके पास एक माकूल जवाब होगा। लेकिन आज हम देखते हैं तो आज भी सरकार कमोबेश यही कहती है कि आरबीआई और सरकार दोनों की नजर है रुपए की चाल पर। तो क्या वाकई में सर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के बस में नहीं होता है रुपए की चाल को संभाल पाना या उसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर पाना? देखिए, जो पॉलिटिकल बयानात होते हैं उसके बारे में तो कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उसके बारे में तो जो फैक्ट चेकर हैं वो खुद ही बेचारे गिरफ्तार कर लिए गए। तो मोहम्मद जुबैर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। सवाल ये है कि ये इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा आपको अभी बहुत डिटेल में इसको समझाएंगे, लेकिन मोटी बात यह है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जिस रेट से ग्रो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। और एज फार एज एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर कंसर्न, तो आप देखिए कि सरकार ने इंडियन फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मेरे हिसाब से ये सही फैसला किया कि गेहूं के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाई, उसके बाद शुगर के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाई, जिससे कि इंडिया में प्राइसेस न बढ़े। लेकिन अब इतना कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स का इंटरप्ले होता है कि वो ये बात सही है कि सरकार के पूरी तरह हाथ में नहीं। संतोष मेहरोत्रा सर, मैं अब आपके पास आऊंगा। और कहा यह जाता है सर कि कभी कभी एक जो हम पक्ष इसका पढ़ते हैं रुपए में गिरावट का, कि रुपए में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए उतना हानिकारक भी नहीं होता है जितना इसको कहा जाता है या जितना इससे डराया जाता है। इनफैक्ट हमने कुछ बातों का जिक्र भी किया कि किन किन चीज़ों पर, हमारे एक्सपोर्ट्स पर, हमारे वो सर्विस सेक्टर हो गया, हमारे वो चीज़ें हो गई जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनमें हमें उस मोर्चे पर फायदा भी मिलता है। इसलिए कभी कभार रुपए का गिरना अर्थव्यवस्था के लिए, किस स्वास्थ्य के लिए उतना हानिकारक भी नहीं माना जाता। तो क्या ये नैरेटिव सही है सर? क्या ये सोच सही है कि रुपए का गिरना अर्थव्यवस्था के लिए सेहतमंद भी होता है? देखिए, तेजी से रुपए का गिरना अर्थव्यवस्था के लिए सेहतमंद नहीं होता है। अच्छा। और हाल में तेजी से गिरा है। अगर वो धीमे धीमे उसको डिप्रिसिएट यानी कि कमजोर करने की कवायद की जाए तो वो अच्छा होता, मगर वो नहीं हो रहा है। दिक्कत यहाँ है और यहाँ नीतियों का फेलियर दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा नीतियों पे आता हूँ, मगर उस पे आने से पहले मैं ये आपको याद दिला दूं कि माफ करिए,
हाल में जो गिरावट आ रही है वो इस वजह से है कि बड़ी तेजी से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे कैपिटल मार्केट में निवेश कर रखा था वो अपने डॉलर वापस ले गए हैं, और वो डॉलर इसलिए वापस ले गए हैं कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, यूएस फेडरल रिजर्व, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, वो और आगे चल के और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और ये फ्लाइट टू सेफ हेवन है डॉलर का। डॉलर दुनिया भर से वापस अमेरिका जा रहा है। यही कारण है कि और जो करेंसीज हैं उनमें भी गिरावट आई है, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। मगर दिक्कत वहां खत्म नहीं हो जाती। दिक्कत वहां खत्म नहीं हो जाती कि यूक्रेन के युद्ध की वजह से डीजल और पेट्रोल, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गए हैं। दिक्कत शुरू यहां होती है कि हमारी इन्फ्लेशन रेट और देशों की इन्फ्लेशन रेट में बहुत फर्क है, और हमने अपनी इन्फ्लेशन रेट को, मुद्रास्फीति की दर को बांधे रखने में कमजोरी दिखाई है। और पिछले 1.5-2 साल में तो इन्फ्लेशन रेट आरबीआई के जो रेंज है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिक्वायर्ड रेंज 2 से 6% के बीच में, वो भी पार की जा चुकी है, और फूड इन्फ्लेशन में तो उससे कहीं ज्यादा मुद्रास्फीति रही है। तो पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि देखिए, अगर हम इंपोर्टर हैं और हम की क्रूड इंपोर्ट 80% अपने जरूरतों का आयात करते हैं, तो वो तो मजबूरी है, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। मगर उसका जो भारत और भारत की अर्थव्यवस्था पे और आम आदमी पर जो असर होना है, उसको रोका जा सकता है, उस पर बंदिश लगाई जा सकती है। वो सरकार का काम है जी। मगर तो वो कर रही थी, वो पिछली सरकार, जब 2012 और 14 के बीच में डॉलर का दाम क्रूड पेट्रोल का दाम इसी लेवल पे था। बट मेहरोत्रा सर अगर हम देखें, मैं यहाँ पर क्या करना चाहिए था। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं मेहरोत्रा सर। अगर हम दूसरी करेंसी से तुलना करें, और सरकार ने भी इसको बहुत मजबूती से अपने पक्ष के तौर पर रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान हमने देखा, उन्होंने कहा कि भाई रुपया पूरी दुनिया की करेंसीज है जो उसमें कमजोरी है, और अगर आप कंपेयर करें जैसे पौंड है, येन है, यूरो के मुकाबले हम कम टूटे हैं डॉलर के आगे। वो देखिए, ये तो बहाना है, ठीक है, मगर हम कम टूटे इसका मतलब हम उसको हम रोक नहीं सकते थे। जितना और देश टूटे हैं उससे हम ज्यादा टूटे हैं, उतना तो टूटे हैं, मगर हम अपने आम आदमी पे क्यों नहीं उसका असर कम कर सकते थे। अगर डीजल और पेट्रोल पे टैक्सेस को घटाया जाता तो इन्फ्लेशन रेट को घटाया जाता, क्योंकि क्रूड का जो इंटरनेशनल प्राइस है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, मगर भारत में हम आम आदमी मैं सर इस पर और आपसे रोशनी चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि सरकार भी यही कहती रही है कि ये जो महंगाई है क्रूड की, अगर आप क्रूड को सीधा सीधा रुपए के टूटने पर जिम्मेदार मान रहे हैं, तो सरकार भी यही कहती आई है कि ये इंपोर्टेड हमारे लिए ऊपर महंगाई है, इंपोर्टेड हमारा संकट है, इस वजह से रुपए में भी गिरावट। सा दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही, मैं सुन रहा हूं जी सर, दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि क्योंकि यूएस फेडरल ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेके जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो इसलिए जाएंगे क्योंकि उनको वहां पर ज्यादा मुनाफा है, तो इसलिए वो यहां से पैसा निकालेंगे। जी, तो इसमें हमारी सरकार क्या कर सकती है? जी सर, 2 चीजें कर सकती है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था। एक तो आरबीआई इंटरवीन कर सकती है कि रुपए को उतना गिरने न दिया जाए, यानी कि डॉलर हमारे देश में जब डिमांड बढ़ रही है तो उसको रिलीज किया जाए, मार्केट में रिलीज किया जाए, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके थे, वो अगर कम होते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दूसरा काम सरकार को ये करना चाहिए था, क्योंकि मुद्रास्फीति हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, अंतरराष्ट्रीय दाम बढ़ने की वजह से, तो इसलिए एक्साइज ड्यूटी जो लगी है, जो सेसेस लगे हैं टैक्स जो पेट्रोल डीजल पे हमारे देश में, उनको क्यों नहीं सरकार कम कर रही है? ठीक,
ठीक क्या है वो गुजरात का इलेक्शन आ जाएगा, हिमाचल का इलेक्शन आ जाएगा तभी कम करेगी? बिल्कुल। अब अजय सर, अब अगर हमारी आपसे कई मर्तबा बातचीत भी हुई है और एक बात जो समझ में आती है वो यही है कि ये दौर अनसर्टिनिटीज का दौर है। कम से कम 3-4 महीने अगर हम आपके आगे देखें या कम से कम 2 क्वार्टर तक हम जाएं, 6 महीने तक, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी अस्थिरता है अंतर्राष्ट्रीय और एक अनसर्टिनिटी का दौर है। ऐसे में हम क्या जो मेजर्स मेहरोत्रा सर ने भी गिनाए हैं, क्या वो मेजर्स उठा के हम गिरते हुए रुपए की रफ्तार को रोकने में क्या कम से कम कामयाब हो पाएंगे सर, या हमें इंटरनेशनल सिनारियो जियोपॉलिटिक्स की तरफ ही देखना होगा? जी हाँ, हमारा जो अनुमान है कि 81 तक पहुंच जाएगा रुपया, मार्च तक 81 क्रॉस हो जाना चाहिए। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये मेजर्स सक्षम रहेंगे, क्योंकि मूलभूत जो कारण है वो है इन्फ्लेशन बढ़ना। अब उसके सामने ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स रेट्स हाइक कर रहे हैं। फेड का हमें उम्मीद है 27 जुलाई को एक और 75 बेसिस पॉइंट का हाइक आएगा, फिर सितंबर में 50 या 75 एक और आ जाएगा। तो 4 अगस्त की जो आरबीआई की बैठक है, हमें उम्मीद है उसमें 50 बेसिस पॉइंट मिनिमम रेट हाइक आएगा। बट मेरे ख्याल से ये लेट हो गए थोड़े, और अब इन्फ्लेशन को काबू करने में रेट बढ़ाने पड़ेंगे ज़्यादा। दूसरा, क्योंकि ग्लोबली ये कंपटीशन चल रहा है रेट हाइक्स का इन्फ्लेशन की कमर तोड़ने के लिए, तो डॉलर की स्ट्रेंथ जारी रहेगी। डॉलर की स्ट्रेंथ रहती है तो हमारा रुपया डिप्रिशिएट होगा। तो हमारा जो टारगेट है 81 रुपीस का है मार्च 2023 का। जी, तो सिराज सर, आपने सुना जो जानकारों के जो प्रोजेक्शंस हैं रुपए को लेकर, वो बहुत आश्वस्त नहीं करते हैं। अभी और कमजोरी रुपए में दिखेगी, 81 तक जा सकता है। लेकिन सरकार जो कदम उठा रही है, फिर उनका क्या? सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, पेट्रोल और डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी है, ताकि हमारे घरेलू बाजार में जो डिमांड का जो इशू है वो कम से कम मीट होता रहे। तो सरकार के ये कदम क्या रुपए को और आगे टूटने से बचा पाएंगे या रोक पाने में कुछ कारगर होंगे सर? देखिए, सरकार के पास बहुत ज़्यादा मैनूवर करने की स्पेस तो नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप जैसे मीडिया हाउसेस करेक्टली इकोनॉमी के बारे में सवाल पूछते नहीं हैं। असल में हुआ क्या है कि आप देखिए कि आरबीआई ने 18 बिलियन डॉलर खर्चे किए हैं जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में रुपये को गिरने से रोकने के लिए, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स 32 बिलियन डॉलर ले गए इंडियन इकोनॉमी से वापस अपने कंट्रीज में। और उससे भी ज़्यादा एक जो परेशानी की बात है वो ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आप देखिए, बजाय आने के जो कंपनीज इंडिया में थी वो भी इंडिया से जा रही हैं। कई देखिए कार की कंपनीज चली गई। बट ये तो ऑन पेपर है सर, ये तो ऑन पेपर है, ये तो सबको दिख रहा है। और शेयर मार्केट में जो भी हलचल हो रही है, हम जैसे मीडिया हाउस ही बता रहे हैं सारी दुनिया को, तो सारी दुनिया को। और दूसरा, आज की ये चर्चा का आयोजन ही किया गया है कि इस तरह की जो पेन पॉइंट्स हैं वो दुनिया के सामने आ सके। तो सर, हम जैसे मीडिया हाउस तो सही तस्वीर को सही पर्सपेक्टिव में दर्शकों के सामने रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, और हमारे ही शो पर आप हमारे जैसे मीडिया हाउसेस को ये लानत दे रहे हैं, तो ये थोड़ा मुझे समझ में आया नहीं। बहरहाल, आप अपनी राय रखें सर। जी, देखिए, बात यह है कि इन सारे रुपये के डिप्रिसिएशन का जो बहुत एडवर्स इफेक्ट आता है वो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस पे आता है। तो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने की बात डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा कह रहे थे, आप वही आपको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी जी, मेहरोत्रा सर, क्या आरबीआई का इंटरवेंशन, या जैसा कि अभी सिराज हुसैन सर ने भी कहा कि जो रुपया गया है यहाँ से, और उसके वाजिब वजहें नज़र आती हैं जो आप ही लोगों ने हमें बताई हैं कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं तो लोग अपना एक सेफ हेवन ढूंढते हैं, स्वाभाविक रूप से फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं फॉरेन। उसमें अभी कुछ आरबीआई ने कुछ कदम जरूर उठाए थे, कुछ बिलियन डॉलर का कुछ कोशिश की थी कि हम रुपए के डिप्रिसिएशन को और रोक सकें, लेकिन वो कारगर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी सर्जरी से कुछ बात बन पाएगी सर, या आपको लगता है कि अंततोगत्वा जो पेट्रोल डीजल की महंगाई पर ही कोई मेजर सर्जरी करके हम डिप्रिसिएशन को रोक पाएंगे? माफ करिएगा, मेरा कैमरा एकदम से स्विच ऑफ जी जी हो गया। लेकिन आपकी आवाज आ रही है सर। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आरबीआई, जैसे सिराज भाई कह रहे थे कि के पास एक तो
आर्टिलरी या आर्मरी बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, और उसको ज्यादा इंटरवीन करना भी नहीं चाहिए। उसका कारण मैं अभी तक नहीं समझा पाया हूं। ये बहुत जरूरी है कि ये आपके श्रोता ये बात समझें कि अभी धीमे धीमे डिप्रिसिएशन होना हमारी अर्थव्यवस्था और आम आदमी के लिए बेहतर होगा, बशर्ते हमारी सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस कम करे, जिससे मुद्रास्फीति दर बढ़ी हुई है। तो करना इस समय सरकार की पोजीशन ये होनी चाहिए, आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, कि डिप्रिसिएट होने दीजिए। क्यों? बात समझिए कि 2013-14 तक 25 साल लगातार हमारे जो निर्यात दर थी, निर्यात दर की विकास में, बढ़ोतरी में 15% से 18% सालाना होती थी बढ़ोतरी निर्यात में। तो 13-14 में हमारा निर्यात मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का 318 बिलियन डॉलर था जी। इस सरकार के आने के बाद वो हर साल गिरा है, 19-20 तक गिरा, उसके बाद थोड़ा सा संभला, थोड़ा सा फिर ऊपर आया, मगर पिछले 1.5 साल में फिर गिरा है। और यानी कि ये जो 400 बिलियन डॉलर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अभी आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल हाल पिछले 6 महीने की स्थिति है। मगर 7 साल में एक्सपोर्ट्स में बहुत मंदी रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारी जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, यानी कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनकी इन्फ्लेशन रेट, हमारी इन्फ्लेशन रेट में इतना ज्यादा अंतर है कि हमको डिप्रिशिएट करने देना चाहिए था रुपए को, और हमने नहीं करने दिया, और ये हमारी गलती थी। तो अब वो मजबूरन हो रहा है, क्योंकि अगर हमारी एक्सचेंज, अगर हमारा रुपया बहुत मजबूत रहता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि ये एक बहुत अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो सन 2000 से 2013-14 तक हमारी एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बिल्कुल स्टेबल थी। यानी कि आप नॉमिनल वैल्यू में ना देखिए, मैं समझ गया सर आपकी बात। जी। यानी कि सरकार ने भी अभी रिसेंटली सरकार ने भी जो पिछली गवर्नमेंट और अपने गवर्नमेंट के कंपैरिजन में जो आंकड़े रखे थे, उसके मुताबिक सरकार ने यही कहा था कि पिछली सरकारों के मुकाबले इस बार जो एफडीआई इन्फ्लो है या विदेशी जो पूंजी आई है हमारे यहाँ, वो ज्यादा आई है। आप वो कह रहे हैं कि उनके पैमाने बदल कर थोड़ा सा देखें तो वस्तुस्थिति कुछ और होगी। हाँ, मैं समझ गया सर। जी। इतना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ रहा है जी, क्योंकि उससे क्योंकि इससे ये तो ठीक है कि आपका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो आपको उसकी भरपाई हो रही है और आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। मगर उसका असर ये भी हो रहा है कि इससे आपके निर्यात पे बाधा आ रही है जी, क्योंकि आपका निर्यात महंगा हो रहा है। बिल्कुल, कुल मिला के बिल्कुल कुल मिला के थोड़ी ये बिल्कुल नौकरी पेशा पे एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल कुल मिला के ये अर्थव्यवस्था इस वक्त कमजोर दौर से गुजर रही है और रुपये का उसके ऊपर डिप्रिशिएट होना ये थोड़ा चिंताएं और बढ़ा रहा है। सरकार और आरबीआई के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, बहुत सारा कुछ है भी। तो जो कुछ हमारे हाथ में है, सरकार सीरियसली और पूरी शिद्दत से यदि उसको इंप्लीमेंट करने में लगे तो कुछ राहत जरूर मिल सकती है। जैसा कि हमारे तीनों गेस्ट ने बताया कि बहुत सारा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम उस रफ्तार को रोके जाने में एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अब सरकार इस पर क्या सोचती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।